श्री राम। नमस्कार भाई, हमारा मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट भी कर दीजिए। क्लास 7 का चैप्टर 4 उसमें पढ़ा रहे हैं। क्लास 7 का चैप्टर 1 2 अपलोड कर दिए, जाके देख सकते हैं। और एनसीईआरटी पैटर्न का ये ऑल टू ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न से क्लास 6 से 12 तक एक बुक आता है। ठीक है, क्लास 6 का अपलोड कर दिया चैप्टर अब चैप्टर करके। अब क्लास 7 का चल रहा है, फिर 8 का चलाएंगे, फिर 9 का, फिर 10 का, 11 का, 12 तक ऑल टू ऑल एनसीईआरटी पैटर्न में फिर निचोड़ के क्वेश्चन अपलोड किए हैं, जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए और चैनल शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। उष्मा अध्याय 3 उष्मा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादप रेशा से सूती वस्त्र बनाया जाता है, ये बात तो सही है। जातब रेशा से ऊनी वस्त्र एवं सूती वस्त्र दोनों बनाए जाते नहीं, गलत बात। ठीक है, चलिए। देखिए एनसीईआरटी है ना। देखिए पहला आंसर ये हुआ। ठीक है, आंसर बता भी दिए उधर। चलिए, क्या बोला। हाँ, आप जानते हैं कि ऊनी वस्त्र जातब रेशों से बनाए जाते हैं। ऊनी वस्त्र जो है जातब रेशों से बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त हैं। ठीक है, चलिए आइए निम्नलिखित में से सत्य कथन को पहचान करें। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। शरीर की ताप की माप डॉक्टरी थर्मामीटर से किया जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक ताप ताप माप होता है। ये नंबर सही है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। चलिए, तब हम ये कैसे ज्ञात करते हैं कि किसी वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है। किसी वस्तु की उष्णता गर्मी की विश्वसनीय ताप उसके उसके ताप से ही की जाती है। ताप मापने के लिए ये उपयोग की जाने वाली युक्ति तापमापी थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि थर्मामीटर परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक है। किसी वस्तु की गर्मी की विश्वसनीय माप उसके क्या चीज से की जाती है। किसी वस्तु की गर्मी की विश्वसनीय माप उसके क्या चीज से की जाती है। ताप से क्या की जाती है, ताप से की जाती है। तब हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है। किसी वस्तु की उष्णता गर्मी की विश्वसनीय ताप माप उसके 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 ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, चलिए। डॉक्टरी थर्मामीटर में अंदर तरल तरल पदार्थ के रूप में क्या रहता है। डॉक्टरी थर्मामीटर के अंदर तरल तरल पदार्थ के रूप में क्या होता है, पारा रहता है। क्या रहता है, पारा। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली चमकीली धारी दिखी जाती है। दिखी जा सकती है। धारी दिखी जा सकती है। चलिए, 4 नंबर हो गया। 5 नंबर देखिए एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक निचोड़ है। ठीक है, आइए 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है, शरीर के समांतर ताप कितना डिग्री सेल्सियस होता है। शरीर के सामान्य ताप कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है,
37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मापक के साथ व्यक्त किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला कौन गलत कौन सा है, गलत कौन सा है? इनमें से कोई गलत नहीं, सब सही है। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, सही बात है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का समान ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। शरीर का ताप कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आइए देखिए। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो। यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियों में से कौन नहीं है? डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियों में से कौन कौन नहीं है? थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से पकड़ना चाहिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां। थर्मामीटर को और उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। थर्मामीटर को पकड़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने का से टूट सकता है। क्या टूट सकता है? थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप तथा आंख के पास रखने से बचाइए। ऐसा करने पर यह टूट सकता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर हो गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे देखिए। एनसीईआरटी पैटर्न पे है। किस थर्मामीटर का परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है? किस थर्मामीटर का परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है? प्रयोगशाला थर्मामीटर, तापमापी। हम हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं? इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। इसे ध्यान से देखिए तथा इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे आपने डॉक्टरी की थर्मामीटर किया था, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी कि किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक 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 पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। आइए 9 नंबर। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए किस तापमापी का प्रयोग किया जाता है? अधिकतम न्यूनतम तापमापी। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों को की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। आइए 10 नंबर पे।
उपयुक्त में से कौन सा विकल्प दोनों दोनों के बीच सही संबंध दर्शाता है? कथन और कारण है। आइए देखिए, ए नंबर होगा, क्या होगा? ए नंबर। कथन कथन और कारण सही है। ठीक है, कथन और कारण सही है दोनों। जो कथन बोलता है वो कारण सही है। आइए, किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए। तापमापी के बल्ब को जल में डुबोकर पारे के तल में स्थिर होने पर प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप नोट कीजिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे कि तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं तो पारे का तल गिरने लगता है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए तब उसका बल्ब जल या वस्तु में रखा जाए जिसका ताप मापना है। ऊष्मा का संतरण होता है। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है। ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है। ये नंबर ही सही होगा। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु की अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की अपेक्षा की ओर प्रभावित होगी। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरण हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिर से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है डैश कहलाती है? चालन कहलाती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसे चालन कहते हैं। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाती है। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा हस्तांतरित होती है। ठोसों में ऊष्मा ऊष्मा प्रायः किस प्रक्रम द्वारा हस्तांतरित होती है? ठोसों में ऊष्मा ऊष्मा प्रायः किस प्रक्रम द्वारा हस्तांतरित होती है? चालन द्वारा। क्या होता है? चालन द्वारा। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर हस्तांतरित होती है चालन कहलाती है। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा ऊष्मा का डैश कहते हैं। चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पदार्थ अपने अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें 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 ऊष्मा का डैश कहते हैं। चालक कहते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। इनके उदाहरण हैं एल्युमिनियम, आयरन, लोहा तथा कॉपर। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उसे ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। उसे ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। चालक का उदाहरण है 2 और 3, आयरन, कॉपर, तांबा। आइए 16 नंबर। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। इनके उदाहरण हैं एल्युमिनियम, आयरन, लोहा तथा कॉपर, तांबा। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं।
जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा 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 का अटैच कहते हैं, कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। इनके उदाहरण हैं एल्युमिनियम, आयरन, लोहा तथा कॉपर, तांबा। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उसे ऊष्मा का चालक कहते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्मा का कुचालक का उदाहरण नहीं है। चादर धातु। निम्नलिखित में से ऊष्मा का कुचालक का उदाहरण नहीं है। चादर धातु। जो पदार्थ अपने से होकर होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। इनके उदाहरण हैं एल्युमिनियम, आयरन, लोहा तथा कॉपर, तांबा। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जिन्हें प्लास्टिक तथा लकड़ी कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। सागरीय समीर किस दिशा में चलती है? दिन में जल से थल की ओर। दिन में जो है जल से थल की ओर समुद्र की ओर आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है। देख लीजिए, ठंडा गर्म 6 से 12 तक का। आइए 19 नंबर पे। स्थलीय समीर कब चलती है? स्थलीय समीर कब चलती है? स्थलीय समीर कब चलती है? रात्रि में थल से जल की ओर। रात्रि में थल से जल की ओर। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यह थल समीर कहलाता है। यह थल समीर कहलाता है। चलिए देखिए, ये 20 नंबर पे। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। इसका प्रमुख कारण है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। इसका प्रमुख कारण है विकिरण। क्या है? प्रमुख कारण है क्या है? विकिरण है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। चूंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। किस प्रक्रमों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? किस प्रक्रमों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण। क्या है? विकिरण। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम से जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्वान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण हो सकता है। हमारा शरीर किस प्रक्रम द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है।
विकिरण क्या है? विकिरण 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 द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्वान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े कपड़े पसंद किए जाते हैं क्योंकि गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि वे विकिरण का परावर्तित कर देते हैं। तिथकर परावर्तित कर है। ठीक है, चलिए। क्या इन क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े उसमें विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। सर्दियों में आपको एक मोटा कंबल तथा एक एक के ऊपर एक जोड़े दो कंबल दिए जाते हैं, तो आप सर्दी से बचने के लिए इनमें से किसका चयन करेंगे? दो पतले कंबलों के मध्य फंसी वायु इससे ऊष्मा प्रवाहित नहीं होता है देती है क्योंकि वायु ऊष्मा का कुचालक है। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कम्बल अथवा एक के ऊपर एक जूरे दो पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट है, तो आप इनमें से किसे चुनेंगे और क्यों? याद रखिए, दो कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है। चलिए, अगले अगले दिन पढ़ेंगे अध्याय 4 चैप्टर 4 क्लास 7 का चैप्टर 4। अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए अपने दोस्तों में। क्लास 6 का अपलोड कर दिए ऑल टू ऑल, क्लास 7 का चल रहा है, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर 10 का ऑल टू ऑल चैप्टर करके अपलोड कर दिया एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न